ओके जी, तो हम बात कर रहे थे कि जॉनसन एंड जॉनसन की, तो उन्होंने बाकायदा शिकायत की कि ये हुआ है। फिर पहले सबने अपने दोनों पार्टियों ने अपने वकील और गवाह सबूत दिए, और कमेटी ने उनके हक में फैसला दिया कि जी टर्किश वालों ने कोई गलत काम नहीं किया। तो वो फिर उनकी कस्टमर कंप्लेंट विड्रॉ हो गई जॉनसन का। इसी तरीके से कि जो अगर आप कस्टमर फोकस के ऊपर अगर आप प्लानिंग करेंगे, तो आपकी कॉस्ट भी बचती है, एफर्ट भी बचती है। और इसमें पूरे डिपार्टमेंट्स को एक एफर्ट करनी पड़ती है, एक चीज नहीं होती है, सबको मिलकर काम करना पड़ता है। फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, सप्लाई चेन हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले हों। यानी अगर आप किसी मोबाइल फोन की मिसाल लें, तो मोबाइल फोन के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की अहमियत ज्यादा होती है। वो देख रहे होते हैं कि आने वाला जो दूसरी कंपनीज क्या कर रही हैं, कौन कौन सी चीजें हम कर सकते हैं, उसी हिसाब से वो नई प्रोडक्ट लेके आते हैं और उसको फिर मार्केट के अंदर वो देते हैं। आपका काम, सप्लाई चेन वाले का काम सही जगह पे सही वक्त पे चीज पहुंचाते रहते हैं। तो ये सब चार पांच जो स्टेक होल्डर हैं, ये जब मिलके एग्री कर जाते हैं किसी चीज के ऊपर, फिर वो डिमांड प्लान बनता है। वो प्रोडक्शन वालों को जाता है। प्रोडक्शन वाले जो, फिर उसके ऊपर वो हमारा सप्लाई चेन का साइकिल शुरू हो जाता है। प्रोडक्शन से परचेजिंग के थ्रू जाएगा नीचे, आपके जो टीयर 1 के सप्लायर हैं, टीयर 2 के सप्लायर हैं, टीयर 3 के सप्लायर हैं, उन सबको ऑर्डर जाएंगे, चीजें आती रहेंगी, आप बनाते रहेंगे और आप बेचते रहेंगे। और उसी के साथ साथ आपका साल में रेवेन्यू प्लान भी बनता है कि इस साल जो है आपने प्रॉफिट जो है 5 अरब का देना है, 10 अरब का देना है, 20 अरब का देना है, जो भी होता है। उसी भी उसको भी टारगेट को भी, रेवेन्यू टारगेट को भी दो तरीके से रेवेन्यू टारगेट होता है। एक होता है बल्क सेल के ऊपर ना, कि आप कितनी जनरेशन कितनी करेंगे, आप कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। उसमें आपका प्रॉफिट जो होता है वो कम होता है नेचुरली। तो फिर दो तरीके से प्रॉफिट को देखते हैं, एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स देकर देखा जाता है, एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्योंकि जनरली कॉर्पोरेट के ऊपर जो बड़ी कंपनियां हैं, उनके ऊपर 35% प्लस टैक्स होता है। वो देने के बाद आपने क्या दिया, और उसी से फिर शेयर होल्डर का जो डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर होता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये 5-6 आदमी मिलकर बनाते हैं, और उसके ऊपर फिर अमल होता है और आगे चलता है काम। ये आजकल का जो मॉडर्न ट्रेंड जो है वो एक ये है। इसी के अंदर डिमांड से जो है वो बैकवर्क करके आप ऑपरेशन की प्लानिंग करेंगे। और जो जैसे मैंने बताया, सप्लायर्स को जाएगा, और आगे सेल्स वाला अपनी सेल्स की प्लानिंग बनेगा कि जो आपने एक नंबर एक फाइनल कर लिया कि हमारा नंबर जो है इस महीने का, इस क्वार्टर का ये है, तो उसके ऊपर बैकवर्क जिसका जो काम है वो अपना काम शुरू कर देता है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन शुरू कर देता है, बेचने वाला बेचने का काम करता है। अब नई प्रोडक्ट अगर कोई आ रही है, अभी जैसे मैं पिछले हफ्ते की बात है कि नॉर्मली बहुत कम लोगों से मिलता हूँ, एक साहब मुझसे मिलने आए, तो मैंने देखा कि उनकी गाड़ी कुछ नई है। तो मैं इतना बेखबर आदमी हूँ, मुझे पता नहीं था कि टोयोटा ने 1300 सीसी में एक नई गाड़ी साइरस या पायरस, कौन से किस नाम से, को इंट्रोड्यूस की है, जो कि सर वो है जीएलआई से कम है। यारिस यारिस यारिस। यारिस यारिस। यारिस। कीमत मैंने पूछी तो 28-29 लाख। मैंने कहा भाई इसमें, और जीएलआई में कुछ कहने लगे जी जीएलआई की प्रोडक्शन बंद हो गई है, और जीएलआई जो है वो जनवरी से शायद नहीं आ रही है मार्केट के अंदर। उन्होंने मुझे बताया कि अब पहले पहले लोग नहीं ले रहे थे, लेकिन अब इस नई प्रोडक्ट ने मार्केट पकड़ ली है। मतलब अब उसके ऊपर ऑन शुरू हो गया है इस वक्त। जो खरीदने अगर जाएं तो शोरूम पे खड़ी हुई गाड़ी अगर आप खरीदें, तो जो एक्चुअल प्राइस है उससे लाख 1.5 लाख रुपए आपको ऊपर देना पड़ रहा है, और जीएलआई पे 5 लाख रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। जिन जिन शोरूम के पास जीएलआई खड़ी हुई है, वो 5 लाख रुपए ज्यादा लेके बेच रहे हैं। ये मुझे उन साहब ने बताया, मुझे इल्म नहीं था इस बात का। सर तो ये होता है मतलब एक्चुअली। जीएलआई जो है प्री ऑर्डर नहीं हो रही, प्री बुक नहीं हो रही। वो तो खत्म हो गई ना, प्रोडक्शन जो है जिसके पास वही बिक रही है ना। जनवरी के बाद तो जी कोई नहीं आई ना। जो जी। ऑलरेडी जनवरी तक के लिए जो उन्होंने प्लान की हुई है ना, वो ही आ रही हैं, और जिसके पास है वो महंगे दामों में बेच रहा है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक नई प्रोडक्ट अगर वो लेके आए हैं ना यारिस, तो नेचुरली उन्होंने बैक के ऊपर काम किया होगा इसके ऊपर, कि पाकिस्तान के कस्टमर के हैबिट्स क्या हैं, 1300 सीसी गाड़ी क्यों लोगों के लिए अहम है, शहरों के लिए क्यों अहम है। क्योंकि ज्यादातर आपकी जो ट्रैवलिंग है पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की, वो विद इन द सिटी है, आउटसाइड सिटी नहीं है। आउटसाइड सिटी पे कम गाड़ियां जा रही होती हैं। वो लोग जो कि हैदराबाद तक जा रहे हैं, इस तरह के
लॉन्ग रूट पे हमारे यहाँ कोई गाड़ी लेके नहीं जाता। अलबत्ता ये भी चेंज हुई थी हैबिट हमारी, जब पहला लॉकडाउन आया था उसके अंदर लोगों ने एयर ट्रेवल को अवॉइड किया था, रेल ट्रेवल को अवॉइड किया था और अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर हो गए थे। तो वो एक हैबिट अलग चेंज हुई। लेकिन मैं मेरा आपको ये बात बताने का मकसद ये है कि प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन नई प्रोडक्ट लाने से पहले उसकी पहले बाकायदा पूरी रिसर्च होती है। रिसर्च करके, मार्केट सर्वे करके, उसके बाद वो प्लान करते हैं और फिर वो चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि यारिस की सूरत में हुआ है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शुरू 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 नहीं भी की, लेकिन अब जो है काफी उसने मार्केट पकड़ ली है। ठीक है। अच्छा, सबसे दूसरी बात ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है ना, उसकी बड़ी अहमियत होती है कि वो डिमांड प्लानिंग को किस तरह ले रहे हैं। जितनी अच्छी डिमांड प्लानिंग होगी उतने ही अच्छे आपके सेल्स के नंबर होंगे। और जब सेल्स का नंबर होगा, सेल्स का नंबर डायरेक्टली लिंक किसके साथ है? पैसे के साथ। उतना ही पैसा आपके पास आएगा, जितना पैसा आपके पास आएगा उतना उसके अंदर आपका प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट जो है डाउन द लाइन फिर जाहिर है कि बोनस की शक्ल में, दूसरी शक्लों में एम्प्लॉइज तक भी पहुंचता है। तो अगर डिमांड प्लानिंग को आप इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं। आपके फाइनेंशियल रिजल्ट कभी अच्छे नहीं हो सकते until unless you perform very well in planning of your product, जो भी आपकी सेल्स करनी है आपने उसकी। तो जितनी आपकी अच्छी प्लानिंग होगी डिमांड की, उतना ही अच्छा आपके रिजल्ट परफॉर्मेंस। तो ये है पहला ट्रेंड जो आजकल चल रहा है, आजकल जिसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं। दूसरा ट्रेंड जो आजकल चल रहा है वो है ग्लोबलाइजेशन का। यानी ग्लोबलाइजेशन से मुराद क्या है? देखिए कि अब जो है, वो जो कहते हैं ना कि दुनिया मुख्तसर होकर आपके मोबाइल फोन में आ गई है, ये एक फैक्ट है ना। इससे हम और आप इनकार तो नहीं कर सकते ना। पूरी दुनिया एक गांव बन चुकी है ना। पहले ये होता था एक गांव वाले को दूसरे गांव वाले का पता नहीं होता था, लेकिन अब जो है आप यहाँ बैठ के 12,000 मील दूर आपका कोई भाई, कजन, भतीजा, भांजा, कोई दोस्त अगर कनाडा में है, टाइम डिफरेंस के बावजूद आप चाहें तो मोबाइल उठाएं और उससे ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं और वीडियो पे भी बात कर सकते हैं, उसके बच्चों को देख सकते हैं, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं था आज से 10 साल पहले। अगर जाएं 97 के अंदर आप चले जाएं, 97 में जब पहला फोन आया मोटरोला का, वो बड़ा वाला एक हैंडसेट होता था, पता नहीं आप लोगों ने देखा ही नहीं देखा, मैंने देखे ही वो सेट 20-22 साल पहले 96-97 में वो आए थे। वो इतना बड़ा था कि जो लैंडलाइन के फोन थे ना, समझ लें वही आप हाथ में उठा के फिर रहे हैं। लेकिन दैट वाज स्टेटस सिंबल एट दैट टाइम कि आपके पास अगर वो है तो आपकी जिंदगी आसान है। लेकिन उसके बाद जो है वरना आपको जाना पड़ता था लैंडलाइन के ऊपर, या टेलीफोन बूथ हुआ करते थे, आपने तो शायद देखे भी ना हो। बाकायदा पीसीओज हुआ करते थे, पब्लिक कॉल ऑफिसेज यहाँ पे हुआ करते थे हर बस स्टेशन के ऊपर, हर मोहल्ले में, गली में, जहाँ जाके लोग लाइन में लग के एक केबिन सा बना हुआ था, वो नंबर कहते थे, वो मिला के देता था और आप उस पर बात करते थे, अपने पैसे देके उसको आ जाते थे। तो इसने एक चेंज कर दिया। आज मेरे घर के अंदर, आपके घर के अंदर लैंडलाइन होगा लेकिन कभी उसकी घंटी नहीं बजती। खैर मेरे इलाके में तो प्रॉब्लम है, वो खराब है, मुफ्त में बिल देता हूँ 400 रुपए का हर महीने। लेकिन अगर सही भी हो तब भी नहीं करते, कोई नहीं करता। ये मैंने हमदर्द में जाके देखा है कि वहाँ पे जो ग्रेजुएट स्कूल के एम्प्लॉयज हैं, उनको मैंने देखा है कि वो जाहिर है कि उनको मोबाइल के बिल नहीं मिलता हमदर्द की तरफ से, तो वो जो लैंडलाइन के नंबर है उसको वो ज्यादातर यूज करते हैं और आप लोगों को कॉल करने के लिए, या व्हाट्सएप यूज करते हैं जिसमें खर्चा नहीं होता, वो आपको करते हैं। तो अब इतनी ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, ये तो बात हो गई एक आम जिंदगी। अब आप बिजनेस की बात देख लीजिए। मैं पहले भी कई दफा ये बात कर चुका हूँ कि अमेरिका से प्रोडक्शन हाउसेस यूरोप से शिफ्ट हो चुके हैं। कहाँ पे? चाइना के अंदर, कहाँ पे मलेशिया के अंदर, कहाँ पर थाईलैंड के अंदर, कहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं? मैक्सिको के अंदर, होंडुरास के अंदर। क्यों? कि लेबर कॉस्ट बहुत कम है। लेबर कॉस्ट बहुत कम है। अभी अगर मैं आपको आपसे एक एग्जांपल शेयर करूंगा कि शेल दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है, ठीक है ना, शेल ग्लोबल जिसको हम कहते हैं, दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक। अगर मैं आपसे ये कहूं बैठ के कि फिलीपीन के अंदर एक थर्ड पार्टी है जिसने शेल से मुआहदा किया है, पाकिस्तान उसमें नहीं है, लेकिन यूरोप के जितने भी शेल की जहां जहां भी काम कर रही है, तेल सप्लाई कर रही है, पंप सप्लाई कर रही है, उसके ऑर्डर सारे राउट होके आते हैं फिलीपीन। फिलीपीन से वो ऑर्डर राउट होके जाते हैं टर्मिनल के ऊपर। शेल ने ये कर दिया है कॉस्ट सेविंग के लिए कि एक ऑयल का टर्मिनल है, उन्होंने कहा भाई अपना बनाने की जरूरत नहीं है, जो है उनके साथ मुआहदा कर लो,
अपनी प्रोडक्ट वहां पे पहुंचा दो, वो स्टोर करें, जब आपको जरूरत हो आपकी गाड़ी के अंदर जो भी आपका परमिट लेके जाए, पर्ची लेके जाए, उसको भर दें गाड़ी को, और आप उसको कुछ पैसे दे दो। अच्छा, वो उसका फायदा ये होता है टर्मिनल ऑपरेटर का कि उसका टर्नओवर इतना ज्यादा होता है कि अगर वो 5 पैसे पे भी काम कर रहा है और सिर्फ अपने लिए काम करे, तो जितना भी दिन में करेगा, अगर फर्ज करें उसने 1 लाख यूनिट बेचे हैं, तो कितने कमा लेगा? 500 रुपये कमा लेगा। लेकिन अगर वो 10 लाख यूनिट बेचता है 4 आदमियों के लिए काम करके, तो उसका प्रॉफिट कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो शेल के अंदर बेसिकली फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑर्डर डिपार्टमेंट कोई नहीं रहा है। ये शेल यूरोप की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर ईस्टर्न यूरोप भी शामिल है, वेस्टर्न यूरोप भी शामिल है। अब मिसाल के तौर पे इंग्लैंड के अंदर एक शेल का पंप वाला है, उसने एक ऑर्डर बुक कराना है, ठीक है, वो आ जाएगा, अपना ईमेल खोलेगा, शेल की साइट पे जाएगा, अपने पंप का कोड डालेगा, ऑर्डर डालेगा, अपनी पेमेंट का जो भी तरीकाकार होगा बता देगा, ये बैंक अकाउंट है, ये है, वो है। वो ऑर्डर जो है ना, वहां से राउट हो जाएगा फिलीपीन के अंदर। फिलीपीन के अंदर वो जो कंपनी है, वो 7-10 मंजिलों के ऊपर एक कंपनी है, उसके अंदर 24 घंटे लोग बैठे हुए होते हैं, 8-8 घंटे की शिफ्टों में काम कर रहे होते हैं। वो ऑर्डर आता है, जिसके पास वो ऑर्डर आता है वो देखता है कि जी ये पंप की लोकेशन क्या है, नजदीक तरीन डेपो कौन सा है, मेरा स्टोरेज कौन सी है जो हमारे साथ जिसके अकाउंट है, नजदीक तरीन को देख के वो उसको ऑर्डर भेज देता है, पेमेंट कंफर्म कर लेता है। कंफर्म करने के बाद जो ट्रांसपोर्टर होगा उसको बता देता है, ट्रांसपोर्टर को एक पर्ची चला जाता है, वो प्रिंट करता है, वो लेके उस जगह पे जाता है जहाँ पे तेल होता है, उस टिकट जिसको कहते हैं शेल की जबान में, वो टिकट लेके जाता है। और इतना ऑटोमेटेड सिस्टम है उसका कि वो जाके टिकट दिखाता है गेट के ऊपर, कोई वहां पे बंदा नहीं है, गेट ऑटोमेटिकली खुलता है, उसको टिकट के ऊपर बे नंबर पता चल जाती है कि आपने जैसे 17-20 बे हैं, कि आप 5 नंबर पे चले जाइए, 6 नंबर पे, वो जाके गाड़ी लगाता है, गाड़ी खड़ी हो जाती है ऑटोमेटिकली, जो क्वांटिटी टिकट पे लिखी होती है रीड करके, और वो उसके अंदर चली जाती है मीटर से, और चलने वाला उसका वो गाड़ी का उन्होंने बंद करके वो ड्राइवर खुद ही सील करता है, लेके निकलता है, पंप पे पहुंचा देता है। अब इसमें देखिए कि पहले इसका अगर पाकिस्तान में आप ये देखें ना, कितनी है एडवांसमेंट होने के बावजूद आज पाकिस्तान में इस तरीके से काम नहीं कर रही शेल जिस तरह की यूरोप में काम कर रही है। और इसकी वजह से ये हुआ है कि पहले बहुत सारे फिलिपीनी मिडिल ईस्ट में और दूसरी जगहों पे काम कर रहे थे। ये एक कॉमन ट्रेंड था यूरोप में, मिडिल ईस्ट के अंदर, कि जी फिलिपीनी मेड जिसके घर में है तो वो स्टेटस सिंबल समझा जाता था। अब ये चीज मतलब खत्म सर हो अभी रही भी, है जी। मतलब अभी भी फिलिपीनी बहुत है वहाँ पे, फिलिपिनोज बहुत हैं, मतलब मिडिल ईस्ट में काफ ना। नहीं अभी हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे वापस चले गए हैं। इस काम ने वहां पे जो फिलीपीन में डेवलप हुआ, इसने इतनी जॉब्स क्रिएट कर दी हैं। ये एक सिंपल मैंने आपको मिसाल दी ग्लोबलाइजेशन की, कि बिजनेस किस तरीके से चेंज हो रहा है, इम्पैक्ट क्या आ रहा है ग्लोबलाइजेशन का। कि अब ऑर्डर देने वाला लंदन में, इंग्लैंड में बैठा हुआ है, ऑर्डर कहाँ आया है? फिलीपीन में आया है, फिलिपीन में। फिलीपीन से ऑर्डर किया है लंदन के किसी उसको, ठीक है, वहां से किया है ऑर्डर ट्रांसपोर्टर को, ट्रांसपोर्टर से लेके वो आया है टर्मिनल के ऊपर, उससे वहां से गाड़ी भरी है कस्टमर के पास। ये 6 स्टेप जो है ना, सिर्फ 3 आदमियों ने किए हैं, सिर्फ 3 आदमी इसमें इन्वॉल्व है। और वो भी किस तरह इन्वॉल्व है? स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। एक आध कोई प्रिंटर की जरूरत पड़ी होगी उसको प्रिंट करने के लिए टिकट वगैरह को। और अब पेमेंट भी सारी की सारी ऑनलाइन ही जो वो उसकी होती है वो हुई है। ये काम करने के लिए पाकिस्तान के अंदर अगर कराची में शेल का कोई डीलर है, उसको ये काम करवाने के लिए, ये शेल को ये काम करने के लिए कम से कम 7 से 8 आदमी इन्वॉल्व होते हैं। अब कहाँ 8 आदमियों की कॉस्ट है, कहाँ 3 आदमियों की कॉस्ट है? तो अब मुझे बताइए कि ये ग्लोबलाइजेशन से ये बिजनेस का तरीका बदल गया ना। यहाँ पे क्या होता है, अगर कंपैरेटिवली आप देखें ना, यहाँ पे क्या होगा, बहुत एडवांसमेंट हो गई है। डीलर जाएगा ऑनलाइन अपना ऑर्डर करेगा, ठीक है ना, जिसके पास वो जाएगा पहले उसकी वो देखेगा कि पेमेंट आई है नहीं आई है। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये नहीं होता ना कि एक्सेस नहीं होती। वहां तो ये होता है ना, फौरन पता चल जाता है कि पेमेंट आ गई है जी, उसके अकाउंट से कंफर्म हो गई 2 मिनट के अंदर। यहाँ पे आपको बैंक का एक आपका एक सिस्टम है, सेंट्रल सिस्टम है, जहां से जाता है, अगर चेक की सूरत में किए, पे ऑर्डर घूम फिर के वापस आता है, 24 घंटे आपको कंफर्म करने में लग जाता है। अगर ऑनलाइन भी उसने पेमेंट कर दी है, कंफर्मेशन आप तक आते आते बीच में एक फाइनेंस इन्वॉल्व हो जाता है, वो जो ऑर्डर ले रहा है ना लड़का, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो पेमेंट चेक कर ले और वो आगे बढ़ा दे उसको। क्योंकि हमारे यहाँ फ्रॉड इतने होते हैं ना, ये
चेक रखे जाते हैं सिस्टम के अंदर की मुख्तलिफ लोग। फिर उसके बाद ऑर्डर जो होगा जाएगा किमाड़ी के ऊपर। किमाड़ी वाले के पास जब ऑर्डर पहुंचेगा वो देखेगा पहले लाइन के अंदर कितने ऑर्डर हैं। उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट को कहेगा जी मुझे गाड़ी चाहिए। अच्छा, शेल का एक उसूल है कि वो सर्टेन आवर्स के बाद काम नहीं करते ना, खासतौर पर पेट्रोल का, क्योंकि एक दो हादसे ऐसे हुए। तो उस तो जो कस्टमर है उसको जरूरी नहीं है कि अगर उसने आज ऑर्डर किया है तो उसको आज ये माल मिल जाए तो नामुमकिन सी बात है। कल अगर मिल जाए ना शाम तक तो बहुत बड़ी बात है। तो अक्सर जो प्रॉब्लम आती है वो उसी वजह से आती है कि लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और नहीं। लेकिन दुनिया बदल रही है। हम बात कर चुके हैं कि सप्लाई चेन मैनेजर जो है बैठ के कैमरे के ऊपर अपने सप्लायर की परफॉर्मेंस, उसका जो सप्लायर है उसकी परफॉर्मेंस को कैमरे से वो एक्सेस लेता है और उसको वो रिव्यू कर सकता है। ये ये होता ही नहीं होता, क्यों जनाब? बिल्कुल सर, हो रहा है सर। जी सर। है ना? एक मिनट भाई। तो अब ये बदल चुकी है चीज। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपका बिजनेस करने का तरीकाकार बदल गया है। पहले अब आप देखें ना, जब हम पिछली दफा बात कर रहे थे, हफ्ते पहले हमने बात की थी कि एविएशन इंडस्ट्री के डाउनफॉल होने की एक तो कोविड तो एक पैरल ऑब्वियस रीजन है ही है कि इसने बड़ा इम्पेक्ट किया है। लेकिन इसके अलावा भी कंपनीज ने अब ट्रैवलिंग को बहुत कम कर दिया है। पहले कितने एक जो पर्क होते थे ना जब हम काम करते थे 90s में और 2000s के अंदर, वो ये होता था कि जी आप इस लेवल पे पहुंचेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको इकोनॉमी से इकोनॉमी प्लस हो जाएंगे, इस लेवल पे पहुंचेंगे तो बिजनेस क्लास मिलेगा। ये भी एक जॉब के पर्क्स में से हुआ करता था। लेकिन ये जो इतनी एडवांसमेंट हुई है टेक्नोलॉजी में, इसने अब सब चीजें खत्म कर दी हैं। ये इससे पहले पेंडेमिक से पहले भी बहुत ज्यादा शिफ्टिंग हो गई थी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर। अब देखिए ना, दुनिया रुकी तो नहीं है ना। कल परसों ही मुझे किसी का फोन आया था कि जी एलपीजी की कॉन्फ्रेंस हो रही है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की, आप एज ए स्पीकर बोल रहे थे। मैंने माजरत कर ली कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन वो पूरी कॉन्फ्रेंस जो हो रही है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस है। होस्ट जो है इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, एक बैनर बनाया उसने, पीछे दीवार के ऊपर बैनर लगा लिया, दो बंदे अपने फासले से अपने साथ बिठा लिए। एक लाहौर में बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कराची में बैठा हुआ है। 16 आदमी है, जितने पार्टिसिपेंट उनको राइट दे दिया है, वो जाके उसको देख रहे हैं। स्पॉन्सरशिप लेके उन्होंने पूरी कॉन्फ्रेंस कर ली। तो ये चीज है, सबसे ज्यादा जो ग्लोबलाइजेशन ने इफेक्ट किया है वो सप्लाई चेन। मार्केटिंग इतनी इफेक्ट नहीं हुई ग्लोबलाइजेशन, सप्लाई चेन सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है। इसलिए कि मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो गई है दूसरी जगहों पर। जब वहां चली गई तो आपको फिर जाहिर है कि मैन्युफैक्चरिंग के बाहर जाने से आपको फिर वो चीजें बन के फिर आपके पास वापस आएंगी ना। आपकी जो मेन मार्केट है, फर्स्ट करें मैं अमेरिका कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस शिफ्ट कर दिया है मैक्सिको, राइट? अब मैक्सिको से जो चीज आएगी मेरे पास, अगर मैं मैक्सिको बॉर्डर से करीब हूँ, टेक्सास में हूँ या किसी और जगह हूँ, तो वो तो मैं ट्रक से लेके आ सकती है ना। ट्रक आ जाएंगे मेरे पास, जो नजदीक तरीन मेरा वेयर हाउस होगा मैं उतारूंगा और मार्केट को मैं फीड कर दूंगा। ठीक है। लेकिन अगर चाइना से कोई चीज आ रही है वो तो नहीं आ सकती ना, ट्रक के जरिए नहीं आ सकती। वो फिर आती शिप के जरिए, शिप के जरिए आएगी, कंटेनर के जरिए आएगी, कंटेनर के जरिए आएगी, पोर्ट पे आएगी। अच्छा, जितनी आपके ज्यादा होगा पोर्ट कंजेस्टेड हो जाती है। जब कंजेस्टेड हो जाती है पोर्ट, तो जाहिर है कंटेनर अगर आप टाइम पे ना उतारो तो जहाज को डैमेज देना पड़ता है, जहाज लेके आ रहा है। फिर आपने कंटेनर उतार लिया, अगर टाइमली आपने उसको शिफ्ट नहीं कराया तो जो स्टोरेज वाला होता है, जैसे पाकिस्तान में केपीटी वाला है, वो आपसे 48 घंटे 72 घंटे फ्री देता है आपको कि जी आपका कंटेनर यहाँ पड़ा रहेगा। अगर आप उस पीरियड में नहीं उठाते तो फिर आपके ऊपर वो किराया लेना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीजें सप्लाई चेन वाले को इफेक्ट कर रही होती हैं कि उसने टाइम के ऊपर चीज मंगानी है, उसको उठाना है, जिस जगह उतरी है उतरवाना है, स्टोर करवाना है, फिर वहां से उठाना है, फिर अपने वेयर हाउस में लेके जाना है, और उसके बाद जो एंड पे जहां पहुंचाना है उसको वहां पहुंचाना है। अगर दूसरी सूरत में देखें, मैन्युफैक्चरिंग अगर विद इन द कंट्री हो रही है उसके लिए सिंपल सा काम है कि विद इन द कंट्री है, ट्रक का अरेंजमेंट करेगा, उसको पता है कि किस इलाके की कितनी डिमांड है,
वो उस हिसाब से ट्रक लगा देगा, वहाँ जो वेयर हाउस में है वहाँ जाकर उतर जाएगा, और उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से वो प्रोडक्ट जो है वहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट हुई हैं। तो अब ग्लोबलाइजेशन ने हमारी सप्लाई चेन को बिल्कुल बदल दिया है, और हमें अपने हिसाब को उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने पहली क्लास में जो लोग थे, 5-6 लोग थे, उनको एक मिसाल दी थी कि मेरे बेटे ने मुझसे सवाल किया जब वो 6-7 क्लास में था स्कूल से आके, कि बाबा डायनासोर और छिपकली एक ही नस्ल के हैं, एक खत्म हो गया, एक नहीं हुआ, एक आज भी मौजूद है, ये क्यों हुआ? मेरे पास जवाब नहीं था। उसी ने मुझे बताया कि जी डायनासोर ने अपने आप को चेंज नहीं किया। जब आइस एज खत्म हुई और हालात बदले ना, तो वो डायनासोर ने एडजस्ट नहीं किया, तो वो एक्सटिंक्ट हो गए। आज उनके ढांचे निकालते हैं जमीन खोद के हम। छिपकली अपने आप को एडजस्ट करती चली गई, तो आज भी आपको वो नजर आ रही है, और आइंदा पता नहीं कितने सालों तक, कितनी सदियों तक वो आपको नजर आती है। तो यही चीज बिजनेसेस में अप्लाई होती है कि इफ यू डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, आप वाइप आउट हो जाएंगे, आप बिजनेस में स्टे नहीं कर सकते। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक भाई, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं? नो सर, क्लियर सर। क्लियर है सर। अकबर साहब, आप मेरी दूसरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, और अगर दूसरी क्लास में आपको सब कुछ क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे होना नहीं चाहिए। सर जहाँ मतलब जहाँ पे मुझे होता है सर, मैं क्लियर सबके सामने सवाल पूछता हूँ कि सर मुझे अच्छा, यहाँ पे समझ में गुड नहीं गुड, आया। वेरी गुड। जी सर। देखो, मैं कल की सर अच्छी आपको चीज। बात जी मैं आप कल की आपको बात बताऊं। मैं जो हमदर्द का स्कूल ऑफ लॉ है ना, वहां में गया, एक मीटिंग के लिए उन्होंने बुलाया था। तो वहाँ बोर्ड के ऊपर जी नाम सर। लिखे हुए थे कि जिसमें फाउंडर कौन था, उसके बाद कौन था, जो अभी मौजूद है। तो मैंने नोट किया कि दो जस्टिस जो पहले रहे हैं, हमदर्द के डीन, उनके नाम के आगे ब्रैकेट में आर लिखा हुआ है, जो मौजूद है उनके आगे एफ लिखा हुआ है। जब मीटिंग खत्म हो गई तो मैं उठा, मैंने कहा अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछूं कि आपसे पहले जो दो यहाँ पे बैठे थे उनके नाम के आगे आर लिखा है, आपके नाम नाम के आगे एफ क्यों लिखा हुआ है? तो उन्होंने कहा आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, जस्टिस मैं भी हूँ, लेकिन फर्क ये है कि मैं हाई कोर्ट में 1 साल रहा हूँ टेम्परेरी जज, मैं कंफर्म नहीं हुआ था। जब मैं कंफर्म नहीं हुआ तो मैं अपने आप को फॉर्मर लिखूंगा, और जो कंफर्म होकर रिटायर होता है 65 साल की उम्र में, वो अपने आप को रिटायर्ड जस्टिस लिख सकता है। मैं नहीं लिख सकता, मैं फॉर्मर जस्टिस लिख सकता हूँ। तो ये मुझे बात नहीं पता थी, लेकिन ये चूंकि अनोखी चीज नजर आ रही थी ना, कि ऊपर दो के नाम के आगे आर है और एक के नाम के आगे एफ लिखा है, अगर मैं ये सवाल ना पूछता तो सारी उम्र मुझे ये बात ना पता, मुझे ना पता चलती, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करता। ये चीज है, सवाल जो अच्छा सर। होता है जी। सर एक और चीज है सर, हम लोग, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है ना सर, और मुझे सवाल पूछने में इस चीज में हिचकिचाहट नहीं होती है। मतलब जहन में क्लियर नहीं होगी फिर मुझे सुकून नहीं मिलता इस चीज का। अच्छा, वैसे मैं भी बलूचिस्तान में बहुत अरसा रहा हूँ अकबर साहब। 91 से लेकर 95 तक मैं बलूचिस्तान में रहा हूँ, क्वेटा और सिंध के अंदर। मैंने बड़ा अच्छा वक्त सर गुजारा हमारा असल, जी हाँ, असल इलाका सर जलमक्सी है, अभी रिहायश मेरी अब चौकी में। है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, मैंने पूरा डिस्ट्रिक्ट चाके पूरा देखा हुआ है, पूरा आगे, जो आपकी एक जगह है ना, रबात, वहां तक मैं गया हूँ, जी। जहाँ ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर मिलते हैं आपस में। सर। सर ये वो ईरान का बॉर्डर है, हम लोगों का नहीं, ये ईरान कोडू का बॉर्डर है बारखान ये सिब्बी के ताफ्तान, साथ है। ईरान का बॉर्डर है जी। ताफ्तान, लेकिन ताफ्तान से एक सड़क जा रही है, जहां जाके ईरान पाकिस्तान एक कोना, छोटी सी जगह, रबात नाम है उसका। मराकेश का कैपिटल नहीं, उसका नाम भी रबात है, उसका नाम रबात है। उस रबात में तीनों मिलते हैं आपस में, मतलब पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर। एनीवे, यस, बड़ी खुशी हुई जनाब, मैंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा बलूचिस्तान में। जी सर। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से जी सर। सर कब। जी, जी सर। कुछ सर कह रहे बस हैं अकबर कुछ साहब? बात कर रहा था, बस आप स्टार्ट किए बस चुप। नहीं नहीं, आप बताइए क्या बात है। सर मैंने कहा सर हम लोगों का जो ये बलूचिस्तान है बहुत बड़ा सूबा है ना। जी, तो हम लोगों का, मेरा वैसे भी लास्ट सेमेस्टर है, जब सर सेमेस्टर खत्म हो जाए तो प्लीज लाजमी चक्कर लगाइए। बिल्कुल लगाएंगे यार, बस आप दुआ करें ट्रैवलिंग के हालात हो जाएं भाई। इस वक्त तो मुसीबत ये है कि मैं सर इस घर में, मैं तो भाई इस तरीके से, कल मुझे जाना जी सर। पड़ा था, पूरी एहतियात करके मैं ग्लव्स पहन के और गया हूँ, मीटिंग करनी जरूरी थी। मैं तो बहुत एहतियात कर रहा हूँ, जी क्योंकि सर। मेरी एज के अंदर अगर पकड़ा जाऊं ना तो बचत मुश्किल हो जाएगी, या इतनी तेजी से फैल रहा है कि आप सबको ही मेरी ये एडवाइस है कि एहतियात हकीकत। करें, मास्क यूज करें सब। ठीक है, अच्छा, तो अब ये जी है सर। कि ये ग्लोबलाइजेशन ने ये किया है, भाई अजान की आवाज आ रही, मुझे बता दीजिए कि जब आपने ब्रेक करना हो, जिस वक्त ब्रेक करना हो आप मुझे बता दीजिएगा।
नतीजा ये हो गया इन तमाम चीजों का कि इससे ट्रेड वॉर भी शुरू हो जाती हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। सारी आपने मैन्युफैक्चरिंग चाइना में शिफ्ट कर दी है। अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं, तकरीबन 800 बिलियन की, 1000 बिलियन, 1 ट्रिलियन की कितने की मैन्युफैक्चरिंग वहां से होके आती है। ये उससे होता है कि आप कभी कभी अपने कंट्री की सिक्योरिटी भी एड्रेस डाल देते हैं। भाई फ्री मीटिंग 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं मीटिंग खत्म होने के बाद ना हम ब्रेक कर लेंगे 15 मिनट का नमाज के लिए, ठीक है? अभी हो रहे हैं 7:14 मेरे पास, 10 मिनट बाद मीटिंग खत्म होगी, 7:25 पे ब्रेक करते हैं, 45 पे शुरू करेंगे। ओके, हेलो, जी जी ठीक ओके है, सर। बिल्कुल ठीक है ना? जी सर। जैसे ही ये खत्म होगी उसके बाद हम 45 पे दोबारा मिलेंगे। तो ये, इंशाल्लाह। अब ये इसकी जो मैंने आपको चाइना की मिसाल दी या थाईलैंड की मिसाल दी या मलेशिया की मिसाल दी, ये सारी मिसालें, मलेशिया और थाईलैंड तो कोई रिस्क नहीं बनेंगे, इतने छोटे मुल्क हैं। लेकिन चाइना जो है, अब लोग उसको, यूरोप और अमेरिका एक उसको थ्रेट के तौर पे देख रहे हैं। और अगर आप 2 साल पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि ट्रम्प ने कुछ कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाई थी उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि अमेरिका में मैंने चाइनीज आ रही थी ना, उनके ऊपर उसने 25% कस्टम ड्यूटी लगा दी थी कि हमारी एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री, हमारी स्टील की इंडस्ट्री को ये लोग बर्बाद कर दिया है इन्होंने, हमारे लोग जॉबलेस हो रहे हैं। उसके रिटेलिएशन में चाइना ने उनकी अमेरिकन प्रोडक्ट पे ड्यूटी लगा दी। तो एक पूरा एक हल्ला गुल्ला मच गया था, एक अजीब सी मुसीबत खड़ी हो गई थी लोगों के लिए, इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये चलता रहा बहरहाल। अच्छा, अब जैसे मैंने भी बात की आपको कि अब चाइना से इतनी ट्रेड अमेरिका के अंदर आ रही है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो किताब मैंने इसके लिए रेफर की है, वो ज़ाहिर एक अमेरिकन बुक है, तो उसने जितनी भी मिसालें दी हैं वो चाहिए ही दी हैं कि इस वक्त अगर आप दुनिया की इकोनॉमीज को देखें ना, जो बड़ी इकोनॉमीज है दुनिया की, तो ऑब्वियसली अमेरिका नंबर 1 है। उसके बाद नंबर 2 पे चाइना आ गया है, फिर और ममालिक हैं, जर्मनी जो था नीचे गिर गया है, जापान जो था, जो सेकंड होता था, चौथे नंबर पे आ गया है। ये चेंज होती चली जा रही है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, अमेरिका में 50 रियासतें हैं, उसमें से एक रियासत जो है ना, कैलिफोर्निया, उसका जहाँ पे ये सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनती हैं, टेस्ला है, ये है, उस रियासत जो है ग्लोबली, वो एक रियासत दुनिया के मुल्कों से, बहुत सारे मुल्कों से बड़ी है, और वो 7वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। अब जब वो 7वीं बड़ी इकोनॉमी है, तो क्योंकि जितनी भी हमारी आईटी कंपनी है वो कैलिफोर्निया बेस्ड है या नहीं है? जितनी भी आईटी कंपनीज है ना, ये 80s में और 90s में जो आईटी का रेवोल्यूशन आया वो कैलिफोर्निया से आया है। तो अब क्या होता है कि चाइना से जहाज के जहाज आ रहे हैं, पोर्ट्स जो हैं वो कंजेस्टेड होती चली जा रही थी वहां पे। तो मुझे, मैंने आपको भी पहले जिक्र किया था कि ओवरलोड होने से पोर्ट्स के क्या हुआ कि जहाज खड़े होने शुरू हो गए, टाइम पे खाली नहीं हो, कोई जहाज वाला तो आपको जो देता है 48 आवर देता है कि भाई मैं आ गया हूँ, मुझे 48 आवर्स में खाली कर लो, वरना उनका वो आपको एक इस्तेलाह है शिपिंग की, इस्तेलाह है डेमरेज, यानी वेटिंग चार्जेस। आप टैक्सी को अगर इंतजार करवाएं, रिक्शा वाले को इंतजार करें, आपसे पैसे लेता है, इस तरीके से जहाज आपसे पैसे लेता है। वो बहुत हैवी पड़ता था, फिर खाली होने के बाद कस्टम क्लियरेंस होना, उसको शिप करना, बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो लोगों ने ये देखा कि अगर हम जहाज को डाइवर्ट कर दें नजदीक तरीन पोर्ट्स के ऊपर, और वहां पे हम जल्दी खाली कर लें, हमारी ये कॉस्ट हो जाएगी। कस्टम क्लियरेंस का जो टाइम है, वर्कलोड कम होने से, वहां के कस्टम वाले तो पैसे नहीं लेते, लेकिन बहरहाल उनका तरीकाकार उनका अपने हैं चेक करने का, तो उस टाइम को बचाने के लिए उन्होंने दूसरी पोर्ट पे शिफ्ट किया। उससे क्या हुआ कि एक साउदर्न कैलिफोर्निया की जो साउदर्न पोर्ट्स थी, वहां पे वेयर हाउसेज बेकार हो गए। मतलब इतना लोड नहीं रहा उनके पास जितना का लोड था। लोड जो है बराबर के जो स्टेट्स हैं उनकी पोर्ट्स के ऊपर शिफ्ट हो गया, वहां पे नए वेयर हाउस बन गए। अब ट्रांसपोर्ट कंपनियों को अपनी ट्रांसपोर्ट अरेंज करनी पड़ी वहां से लेके यहाँ तक लाने के अंदर, जो उनके मेन सेंटर है, कंजम्पशन सेंटर है, या अगर पार्ट्स बन के आ रहे हैं, प्रोडक्शन सेंटर है, तो वहां तक लाने में उनको नई तरह से अपने आप को अलाइन करना पड़ा। तो ये होती डायनामिक सप्लाई चेन ना, कि उन्होंने अल्टरनेट पोर्ट्स पे ले गए जहाज को, और उन्होंने नई तरह से प्लान किया, नए रूट बनाए, और सब कुछ नया करके, ताकि इस तरह जो कॉस्ट बढ़ती चली जा रही, टाइम डिले आ रहा है, उसको कंपनसेट कर सके। क्योंकि अगर कस्टमर के पास, अमेरिका में ये एक मिसाल दी जाती है कि जितने भी बड़े वेयर चेन्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं, वो 4%, 5% रेवेन्यू उनका जाता है, इसलिए कि उनके पास प्रोडक्ट नहीं होती है। कस्टमर आता है, प्रोडक्ट नहीं होती है, वो प्रोडक्ट
जिस कंपनी की प्रोडक्ट होती है उस कंपनी के पास होती है, लेकिन जो बेचने वाला है उसके पास टाइम पे नहीं पहुंचती। तो सिर्फ उस दुकानदार का या उस स्टोर वाले का नुकसान जो है वो 4 से 5% रेवेन्यू का साल में होता है। अब उन स्टोर्स का रेवेन्यू कुछ छोटा मोटा नहीं होता, वो भी बिलियन के अंदर उनका रेवेन्यू होता है साल भर का। तो जरा सोच लें कितना इससे फर्क पड़ता है। ठीक है जी, इन चीजों ने जो है ना पूरी सप्लाई चेन की डायनेमिक्स को चेंज कर दिया है कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं ना, अब आप उस तरीके से काम नहीं करते, आप कुछ हट के काम करते हैं। जब आप हट के काम करते हैं तो आप उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है पहले। अचानक अगर आप शिफ्ट करेंगे ना, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ये जो मैंने आपको बताते ये पोर्ट चेंज की, इसके अंदर 5 साल लगे हैं उनको प्लान करने में। पहले उन्होंने वेयर हाउसेज का अरेंज किया, उसके बाद उन्होंने जो है अपने ट्रांसपोर्टेशन का अरेंज किया। ये नहीं कि फिजिकली गाड़ियां ली, अपने ट्रांसपोर्टर से बात करके। जी अकबर, अकबर सर मैं साहब एक चीज पूछ रहा था जी सर। बताइए। आवाज आ रही है सर? आ रही है। सर ये मतलब जी शिपमेंट मतलब क्या वो क्रॉस डॉकिंग करते हैं जहाँ पे सामान उतरते हैं, या अलग शिपमेंट में जो है वहां से ट्रांसफर करेंगे? नहीं देखिए, शिपमेंट जो होती है ना, जब जहाज किसी पोर्ट पे आता है ना, तो उसको उतारने की जी जिम्मेदारी उस पोर्ट की होती है जिस बात की वो आपसे पैसे लेता है। जहाज वाले से वो अच्छा पैसे सर। लेता है और जहाज वाले के किराए में वो चीज शामिल होती है। आप अगर इंपोर्ट कर रहे हैं ना कोई चीज, आपने 2 कंटेनर मंगाए बाहर से, केमिकल के या कोई सही है भी सर। आपने, जी, तो वो कंटेनर जब जहाज वाला लेके आएगा ना, आप पोर्ट के पास उसको उसके पास एक बिल ऑफ लेडिंग होता है, बीएल कहलाता है। उस पे लिखा होता है कि ये मेरे पास 2 कंटेनर जो है अकबर अली एंड कंपनी के हैं, ठीक है ना। तो वो उतरेगा, आपका एक कस्टम एजेंट क्लियरिंग एजेंट होगा, वो जब उतर जाएगा, ये सारी जिम्मेदारी पोर्ट की होती है, उतार के वो रखे। आपको इत्तला मिल जाएगी, कब वो एजेंट जाएगा, जो उसके ऊपर ड्यूटी बनती होगी वो पे करेगा, अपना ट्रक अरेंज करेगा, क्रेन वगैरह सब देना पोर्ट की जिम्मेदारी होती है। आपको एक टाइम दिया जाता है, फ्री टाइम, 2 दिन का 3 दिन का, उसके अंदर आप उसको वहां से निकाल लेते हैं। उसके बाद आप जो लेके, जब एक दफा ट्रक लेके बाहर आ गया ना, प्रोडक्ट आपकी है, आप उसको कहीं दूसरे वेयर हाउस में ले जाके स्टोर कर लें और वहां से कंटेनर खोल के आप, अच्छा कंटेनर भी किराए का होता है, ये भी आपको बता दूं, कंटेनर भी आपको आपका अपना जाती नहीं होता। बहुत कम कंपनी अपने जाती कंटेनर रखती है, किराए पे लेती हैं, और उसका सर्टेन टाइम वो भी देता है कंटेनर वाला भी आपको, 7 दिन का, 14 दिन का, उसके अंदर आपको वापस करना होता है, उसको किराया देना होता है। तो ये सारी चीजें आप अपनी ओनरशिप पे नहीं होती, आप किराए पे लेके चल रहे होते हैं। तो जिस पोर्ट पे आता है वही पोर्ट से क्लियर होता है, कस्टम उसको वहीं से क्लियर करता है। ओके। यस सर। तो अब आप ये, मैं खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट रह गए। सिर्फ इसमें ये देख लीजिए कि इसमें आईटी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर के। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ बैठ के अमेरिका में जापान, चाइना में देखना या थाईलैंड में देखना, इसके अंदर अगर आपके पास कंपनी का आईटी स्ट्रांग नहीं है ना, वो घरों के ऊपर भी आपको फैसिलिटी देते हैं कि अगर आप घर से भी मॉनिटर करना चाहें तो करें। अभी जैसे इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, ये अगर ये सिस्टम ना होता, हमारे यहाँ जो केबल का सिस्टम है, जो नेटवर्क बने हुए हैं, अगर ये ना होते तो हम ये काम तो नहीं कर सकते थे ना। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है जो कंपनीज होती है उनके लिए भी होता है। और एट द एंड ऑफ द डे सारा का सारा गेम जो होता है सप्लाई का होता है। कि कॉस्ट ऑफ सप्लाई चेन जो है, वो उसको आपने मिनिमाइज करना होता है, जितना टाइम बचा सकें, जितना कॉस्ट बचा सकें, वही आपकी सेविंग होती है। और एट द एंड में जाके वो सब आपकी चीजें आपके काम में आती हैं। ये सब चीजें बॉटम लाइन में जाती हैं। जितना एफिशिएंटली आप काम करेंगे, कंपनी की बॉटम लाइन उतनी बेहतर होती है और आपकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर कंसिडर की जाती है। और ठीक है, अभी 1 मिनट रह गया है, मैं खत्म कर रहा हूँ सर मीटिंग को। नमाज के बाद फिर ज्वाइन करेंगे, नमाज का ब्रेक करके। 7:45 मैंने कहा है ना आपको, ओके ओके। 7:45 पे मैं आ जाऊंगा। अच्छा, ये अभी मीटिंग को आप ऐसा ना आप खत्म करेंगे या मैं कर दूं खत्म? तो आप कर दें। ओके।